बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है इफ़ेक्ट ऑफ इरेडिएशन ऑन फूड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इरेडिएशन। ठीक है, अब किस तरीके से जो इरेडिएशंस हैं फूड को इफ़ेक्ट करती हैं, किस तरीके से फूड के अंदर कंपोजिशनल चेंजेस लाती हैं, किस तरीके से फूड के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करनी है, वो हमने क्या करना है आज पढ़ना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन या रेड अपर्टाइजेशन। ठीक है ना, स्टेरिलाइजेशन या अपर्टाइजेशन एक ही तरीका है। अपर्टाइजेशन में हमारे पास केनिंग या अपर्टाइजेशन है। केनिंग में हमारे पास क्या था, हम फूड को जो रॉ मटेरियल उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद फिलिंग करते हैं, फिलिंग करने के बाद क्या होगी, लीडिंग होगी। लीडिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको फूड को हॉट वाटर ट्रीटमेंट देंगे, जिससे इंजाइमेटिक एक्टिविटी और माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और फूड हमारी लंबे अरसे तक प्रिजर्व हो जाएगी। जबकि जो स्टेरिलाइजेशन था, स्टेरिलाइजेशन में क्या 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर फूड को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है फॉर फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, तो ये जो हीटिंग है क्या कर देती है, ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है। अब हमने रेडिएशंस के थ्रू स्टेरिलाइजेशन करनी है और रेडिएशन के थ्रू ही क्या करनी है, केनिंग करनी है या अपर्टाइजेशन करनी है। अब देखें, यहाँ पे इरेडिएशन इज लार्जली बीइंग यूज्ड टू स्टेरिलाइज मेडिकल डिवाइसेस। इरेडिएशन कहाँ पे यूज होती है, मेडिकल डिवाइसेस को स्टेरिलाइज करने के लिए, और जो सप्लाईज होती है उनको स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी जो डोज होती है वो 100 किलोग्राम या 10 मिली रेड या इससे हायर क्या करते हैं, डोज यूज़ करते हैं फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। फूड के अंदर जो है अगर इतनी ही जो हमारे पास 100 किलोग्राम है या ठीक है ना, इससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फूड को डैमेज करेगा और उसकी क्वालिटी लॉस होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जो कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन ठीक है ना हमारे पास होती है, उसकी तरह जो रेडिएशन ट्रीटमेंट है वो फूड को दी जा सकती है तमाम पैथोजेंस को किल करने के लिए, और मोस्टली जो स्पाइलेज काजिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको किल करने के लिए, और जो स्पोर्स होंगे क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum के, उनको भी किल करने के लिए क्या है, कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन की तरह रेडिएशन ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि फूड को प्रिजर्व किया जा सके। ऐसी ट्रीटमेंट्स को हम रेड अपर्टाइजेशन कहते हैं, जो क्या होती है, फूड जो इसके नतीजे में बनेगी उसको हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे। जब रूम टेम्परेचर पे सेव होगी तो इसकी शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिस तरह थर्मली प्रोसेस्ड फूड्स की शेल्फ लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है, उसके अंदर माइक्रोबियल काउंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या ना होने के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो अपर्टाइजेशन के लिए फूड डिज़ाइन होती हैं या रेड अपर्टाइजेशन के लिए फूड तैयार की जाती हैं, रॉ मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले उसकी क्या की जाएगी, ब्लांचिंग की जाएगी। ब्लांचिंग क्यों की जाएगी, क्योंकि जो कलर फिक्सिंग है उसको, जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसको कम करना है। उसको पहले पैकेज किया जाएगा, सील्ड किया जाएगा हाई वैक्यूम के अंदर, ताकि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव की जा सके। ठीक है ना, पैकिंग करने के बाद इस फूड्स को -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जाएगा, फ्रीज किया जाएगा। फ्रीजिंग करने के बाद फूड को क्या किया जाएगा, 10 to 50 किलोग्राम 1 to 5 मिली रेड, ठीक है ना, इरेडिएट किया जाएगा। इतनी फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएगी या इतनी वेवलेंथ यूज़ की जाएगी, ठीक है ना, फ्रोज़न स्टेट्स के अंदर ही। अब आप लोगों को पता है जो फ्रीजिंग अगर ना हो तो ये क्या करेंगे, जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगी। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो अल्टीमेटली फूड कंपोनेंट को नुकसान होगा। इसलिए क्या किया जाता है, जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी ही कम कर दिया जाता है। फ्रीजिंग क्या करती है, जो न्यूट्रिएंट लॉस है उसको प्रिवेंट करती है, और जो फ्लेवर चेंजेस आ रही होंगी उसको भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है। इरेडिएशन के दौरान जो फ्लेवर चेंजेस हैं उनको भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है। आफ्टर इरेडिएशन जो ट्रीटेड फूड होगी उसको था करने के लिए अलाउ किया जाता है पैकेज के अंदर ही, और फिर इसको रेफ्रिजरेशन के बगैर स्टोर किया जाता है। और जिस तरीके से हीट प्रोसेस फूड को किया जाता है, ये प्रोसेस क्या कर देता है, फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा। अब यहाँ पे डोज की बात की गई है, अ डोज ऑफ अप टू 10 किलोग्राम, ठीक है ना, ये क्या है, नॉन टॉक्सिकोलॉजिकल हैजर्ड शो करती है कि कोई टॉक्सिकोलॉजिकल हैजर्ड नहीं होगा अगर हम इतना फ्रीक्वेंसी की क्या करेंगे, रेडिएशन यूज़ करेंगे। तो अब देखें, जो रेड अपर्टाइजेशन है वो कोई हेल्थ हैजर्ड प्रोड्यूस नहीं करती।
कैसे, अभी हमने बात की है अगर फ्रीक्वेंसी उसकी 10 किलो ग्रे होगी, ठीक है ना, ताहम जो इरेडिएटेड फूड है, ये इरेडिएशन जब यूज़ की जाती हैं हीट ट्रीटमेंट के साथ कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन के लिए, तो ये कहा जाता है जो स्टेरिलाइजिंग एफिशिएंसी है हीट की, ये क्या करती है, जो इफ़ेक्ट है उसको एडवर्सली मतलब अफेक्ट नहीं करती फूड मटेरियल को। मोस्ट रिसर्च जो कंडक्ट की गई ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, उससे पता चला कि जो हमारे पास फूड्स हैं जैसे मीट है, पोल्ट्री है, फिश है और कुछ वेजिटेबल हैं, इनका क्या होता है, लिमिटेड इफेक्ट आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो अनसूटेबल फॉर अपर्टाइजेशन है, ठीक है ना, रेड अपर्टाइजेशन कहा गया है, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर फ्लेवर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, कलर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और जो फैट है उसकी प्रोटीन है उसकी प्रोटियोलाइसिस और फैट लाइपोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी, फैट और प्रोटीन डीनेचर होना शुरू हो जाएंगी, तो मिल्क का क्या होता है, फ्लेवर चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो ना हो लेकिन फ्लेवर क्या होता है, चेंज हो जाता है। रेडिएशन स्टेरिलाइज्ड फूड्स जो हैं उनको अमेरिकन के एस्ट्रोनॉट्स ने इंजॉय किया, ठीक है ना, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को लंबे अरसे तक फूड प्रिजर्व करनी होती हैं, 6-6 महीने तक वो क्या करते हैं, अपने साथ प्रिजर्व फूड लेके जाते हैं ताकि क्या किया जा सके, किसी भी अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड से बचा जा सके। हॉस्पिटल पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जो क्या करते हैं, आर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, उनको भी क्या किया जाता है, स्पेशल स्टीराइल इन्वायरमेंट के अंदर जैसे रखा जा रहा होता है, तो उनको फूड भी क्या दी जाती है, स्टीराइल फूड दी जाती है, ताकि उनके अंदर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये क्या करता है, डिले करता है राइपनिंग को। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर क्या करता है, ये राइपनिंग को डिले, क्या राइपनिंग को डिले करती है, रेडिएशन, ठीक है ना, रेडिएशन जो हम अप्लाई करते हैं, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन या हम रेड अपर्टाइजेशन की बात कर रहे थे, ये क्या करती हैं, फ्रूट्स के अंदर राइपनिंग को डिले करते हैं। जो राइपनिंग प्रोसेस है फ्रूट्स के अंदर, जैसे कि बनानाज हैं, टोमेटोज हैं, पेयर्स हैं, मैंगोज हैं, गुआवाज हैं और दूसरे फ्रूट्स हैं, उनके अंदर क्या किया जा सकता है, अगर हम 250 to 350 ग्रे जो है रेडिएशन यूज़ करें तो राइपनिंग को क्या किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है। जो शेल्फ लाइफ होगी फ्रेश मशरूम्स है उनकी भी एक्सटेंड की जा सकती है रेडिएशन ट्रीटमेंट के ज़रिए। इससे क्या होगा, जो ग्रोथ ऑफ स्टेम है और ओपनिंग ऑफ द कैप्स हैं वो क्या होगी, नहीं होगी ग्रोथ, तो क्या शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी इससे। इफ़ दिस इज़ कम्बाइंड विद प्रॉपर पैकेजिंग, अगर प्रॉपर पैकेजिंग रेडिएशन के साथ की जाए, स्टोरेज टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, तो शेल्फ लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। अदर एप्लीकेशंस जो हैं हमारे पास रेडिएशंस की, तो उसमें सबसे पहले आता है जो केमिकल डिपेंडेंसी वो क्या हुई, ख़त्म हुई, जैसे कि मीट प्रोसेसिंग के अंदर और दूसरी जो ठीक है ना प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, जो केमिकल हैज़र्ड है उनको रिड्यूस किया जा सकता है, केमिकल्स को कम्प्लीटली इस्केप किया जा सकता है, उसको फूड सिस्टम से रिमूव किया जा सकता है ताकि कोई हेल्थ इफेक्ट ना आए अगर हम इरेडिएशन ट्रीटमेंट यूज़ करें। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको हम क्या कर सकते हैं, डिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या करते हैं, फूड प्रोडक्ट के अंदर डिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं, रेडिएशन अप्लाई करते हैं। जैसे कि डोज ऑफ 10 to 20 किलो ग्रे है 1 to 2 मिली रेड जो है रेडिएशन की, वो क्या करती है, एजिंग प्रोसेस जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है उसको इंक्रीज कर देती है। एजिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो जो फ्लेवर डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगी, इनिशिएट होना शुरू हो जाएगी। अब इसी तरह जो ऑर्डर एंड असेंशियल ऑयल्स में भी इन्हांस्ड बाय ट्रीटमेंट विद डोज ऑफ 10 किलो ग्रे, ठीक है ना, 1 मिली रेड ऑफ इरेडिएशन, क्या असेंशियल ऑयल्स के अंदर जो ऑर्डर है उसको भी क्या किया जा सकता है, इन्हांस किया जा सकता है। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स के अंदर जो टाइम रिकॉर्ड फॉर रिहाइड्रेशन है उसको भी क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे, अगर हम 2.5 to 25 किलो ग्रे क्या करें, रेडिएशन ट्रीटमेंट यूज़ करें तो क्या है, जो रिहाइड्रेशन टाइम है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं।
अब इफेक्ट ऑफ इरेडिएशन ऑन फूड्स की बात करें कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं इरेडिएशंस को, तो उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या क्या आएंगे, उसके आउटकम्स क्या क्या होंगे, वो किस तरीके से फूड को डैमेज करेंगी। तो ये क्या कर सकती है, वैरायटी ऑफ चेंजेस लिविंग सेल के अंदर काज करती हैं। जो लो डोजेज हैं रेडिएशंस की, वो क्या करती हैं, सेल डिवीजन के साथ इंटरफेयर करेंगी और बायोकेमिकल रिएक्शंस को रोक देंगी जो फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे सेल डिवीजन रुकेगी तो राइपनिंग प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जो हाई डोजेज हैं रेडिएशंस की, वो क्या करती हैं, सेल को किल कर देती हैं। इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। जो केमिकल चेंजेस हैं जो इरेडिएशन के ज़रिए होती हैं, ठीक है ना, फूड सिस्टम के अंदर, वो डिपेंड करती हैं कि फूड सिस्टम को किस इन्वायरमेंट से एक्सपोज कराया गया है, टाइप ऑफ पैकेजिंग पे डिपेंड करती हैं, प्रोसेसिंग कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं, जैसे टेम्परेचर है, ठीक है ना, इरेडिएशन और स्टोरेज टाइम भी ये क्या कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं केमिकल चेंजेस जो आ रही होती हैं फूड के अंदर। तमाम अगर एक्सटेंसिव रिसर्च की जाए या देखा जाए तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इरेडिएशन से, वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक इस्तेमाल करके, ठीक है ना, जो फेमिलियर हैं। और ये क्या करते हैं, नॉन इरेडिएटेड फूड, ठीक है ना, के अंदर जो मौजूद नहीं होते हैं। ये कन्वेंशनल प्रोसेसिंग के नतीजे में बनते हैं, जैसे बॉयलिंग है, फ्राइंग है, ग्रिलिंग है, उसके नतीजे में ये क्या करते हैं, बनते हैं। फ्यू न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड रेडियोलाइटिक प्रोडक्ट्स में भी फॉर्म्ड। अब यहाँ पे क्या हो रही होंगी, रेडियोलाइटिक प्रोडक्ट्स भी बन रही होंगी। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, FDA ने एस्टिमेट किया कि जो टोटल अमाउंट ऑफ अनडिटेक्टेड रेडियोलाइटिक प्रोडक्ट्स की वो बन सकती है जब फूड को इरेडिएट किया जाता है 1 किलोग्राम, ठीक है ना, या क्या है, लेस देन 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ फूड, या फिर इसे लेस देन 3 ppm जब क्या किया जाता है, फूड को रेडिएशन यूज़ की जाती हैं, तो इसके अंदर क्या हो सकते हैं, केमिकल प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। अब जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं ये कैपेबल होती हैं कि डिफरेंट केमिकल चेंजेस को इनिशिएट कर दें फूड सिस्टम के अंदर और सर्टेन केमिकली एक्टिव सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर दें। ये जो ट्रीटेड फूड हैं इनको हीट नहीं किया जाता है, इसलिए इनकी शेल्फ स्टेबल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, और ये क्लोजर टू फ्रेश स्टेट इन टेक्सचर, फ्लेवर एंड कलर होती हैं। जो फूड रिटेन इट्स फ्रेशनेस एंड फिजिकल स्टेट, फूड क्या करती है, अपनी फ्रेशनेस और फिजिकल स्टेट को रिटेन करती है रेडिएशन अगर हम यूज़ करें तो। अब सबसे पहले देख लेते हैं इफेक्ट ऑन वाटर, वाटर के ऊपर रेडिएशन का क्या असर होता है। तो जब भी रेडिएशंस वाटर के ऊपर पड़ेंगी तो वाटर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियोलाइज्ड बोलेंगे, ठीक है ना। टेक्निकली इसको हम क्या, जो वाटर होगा स्प्लिट हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो है वो एटॉमिक स्टेट के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियोलाइज्ड, मतलब कि रेडिएशंस की वजह से वाटर की ब्रेक डाउन। इसमें सेवरल इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होते हैं, जैसा कि एक्साइटेड वाटर है वो बनता है, फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल बनेंगे, आयनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन वगैरह इसके नतीजे में बनते हैं। व्हेन दीज इंटरमीडिएट रिएक्ट विद वन अनदर, जब ये इंटरमीडिएट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं फिर क्या होता है, वो ऐसे कंपोनेंट बनाते हैं जो फूड सिस्टम के अंदर एयर, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ एयर है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होगा, हाइड्रोनियम आयन बन रहे होंगे और हाइड्रोक्सिल आयन्स बन रहे होंगे, ठीक है ना। वाटर के साथ साथ बहुत सारी प्रोडक्ट्स और भी बन रही होंगी रेडियोलाइसिस के नतीजे में। जो ज़्यादातर फूड कंपोनेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, रिएक्ट करते हैं इंटरमीडिएट के साथ, ठीक है ना, या एंड प्रोडक्ट के साथ वाटर की रेडियोलाइसिस के, ठीक है ना, वाटर की रेडियोलाइसिस के इंटरमीडिएट या एंड प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जो फाइनल कम्प्लेक्सेस होंगे जो क्या है, रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, वो चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे और वो चेंजेस क्या करेंगी, कलर को, ऑर्डर को, टेस्ट और क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल को अफेक्ट कर रही होंगी। तो यहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि क्या करे जो फूड कंपाउंड्स के अंदर डेंजरस
कंजम्पशन, अगर ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस कर दे जो कंजम्पशन के लिए क्या हो, डेंजरस हो। अब इफेक्ट ऑफ वाटर के बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर इरेडिएशन का क्या इफेक्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट्स को इरेडिएशन क्या करेंगी, कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के नतीजे में, ऑक्सीडेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन के नतीजे में क्या करेंगी, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग प्रीडोमिनेट कर जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, जो इरेडिएशन ऑफ सुक्रोज है ये क्या करती है, टॉक्सिक इफेक्ट ऑन सेल प्रोड्यूस करती है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है सेल के ऊपर। स्टार्च और पैक्टिन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती हैं रेडिएशन की तरफ। जो इफेक्ट ऑन प्रोटीन्स है अगर हम देखें तो ये प्रोटीन्स डी अमाइनेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगी इरेडिएशन की वजह से, या फिर क्या हो जाती है, डी कार्बोक्सिलेशन है, ये ऑब्जर्व की गई हैं इरेडिएशन के दौरान। हिस्टिडीन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड क्या हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इरेडिएशन की तरफ, ठीक है ना। अगर ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या हैं, सेंसिटिव टू इरेडिएशंस हैं। इफेक्ट ऑन लिपिड देखें तो बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं लिपिड के अंदर हो रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और इसमें बहुत सारे कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड भी बन रहे होते हैं। और ये कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, ये टॉक्सिक इफेक्ट रखते हैं और कहीं ना कहीं ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, किडनीज और लिवर को ये अफेक्ट कर रहे होंगे। जो प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स है और दूसरे जो पोटेंशियली डेंजरस सब्सटेंसेस हैं, उन्होंने क्या किया, वैस्ट टेस्टिंग की तरफ लेके गए हैं ताकि जो इरेडिएटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो पॉसिबल हेल्थ हैजर्ड्स हैं उनका पता लगाया जा सके। विटामिन्स के ऊपर क्या असर होता है इरेडिएशंस का, कुकिंग या हीटिंग क्या करती है, इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही होती। रेडियो पास्चराइजेशन में या स्टेरिलाइजेशन में यहाँ पे क्या होती है, लो डोजेज ऑफ इरेडिएशन यूज़ हो रही होती हैं, जिससे फूड क्या रहती है, फ्रेश स्टेट के अंदर रहती है। जो लॉसेज हैं वो जनरली लेस हैं अगर ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव करा दी जाए और टेम्परेचर क्या हो, लो हो। लॉसेज क्या होंगे फूड के, अगर ऑक्सीजन रिमूव करा दी जाए और टेम्परेचर क्या हो, लो हो। विटामिन ए है, ई है, सी है, के है और B1 है, ये सेंसिटिव टू रेडिएशंस हैं, जबकि राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, विटामिन डी ये क्या है, मोर स्टेबल है, इनके ऊपर रेडिएशन का इतना असर नहीं होता। विटामिन लॉसेस काज्ड बाय इरेडिएशन आर कंपेरेबल टू आर ऑफन लेस देन, ये क्या है, कंपेरेबल है या कम है, ठीक है ना। जो लॉसेस हो रहे होंगे जो क्या है नॉन इरेडिएटेड फूड्स हैं उनकी निस्बत, और ये क्या करते हैं, अदर प्रोसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। इस गोल को अचीव करने के लिए कि हम अगर ज़्यादा क्या कर रहे हैं, किसी भी हम शॉप की बात कर लेते हैं, वेजिटेबल मार्केट की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, बाय द कंपैरिजन हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। तो विटामिन लॉस भी क्या किए जाते हैं कंपैरिजन के नतीजे में, और कंपेयर क्या किया जाता है कि जो हमने प्रोड्यूस किया है अदर प्रोसेसेस और जो अचीव किया है गोल, क्या वाकई ये गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।